हेलो हेलो बेटा। तो स्वागत है आप सभी का अगेन, लाइव में नहीं बट यस हम रिकॉर्डेड तो मिल ही गए, थोड़ी सी गुफ्तगू तो कर ही लेंगे हम, ठीक है। एंड आपके इतने सारे प्यार भरे मैसेजेस हैं, रुलाओ मत यार, कहते हैं ना अरे पगले या पगली रुलाएगा क्या, ठीक है। तो आपका ये रिवीजन लेक्चर रहता था, कुछ और चीज़ें रहती है रिवीजन लेक्चर के नाम पे, समरी लेक्चर के नाम पे, वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर के इस समरी लेक्चर को और रिवीजन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस है बेटा, तो इसमें प्लांट्स खाना बनाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो स्टार्टिंग में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वो पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ग्रीन प्लांट्स इस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने अंदर खाना बनाता है, एक केमिकल फॉर्म को सिंथेसाइज करता है। लाइट एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके आप ग्लूकोज बना रहे हो, इसीलिए बेटा एक केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बना रहे हो, इसीलिए बेटा इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है बेटा, इसलिए इसको बेटा एंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसको बेटा ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि पानी स्प्लिट करता है। तो आप देख सकते हो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर पानी का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, और CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाया जा रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पर CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसलिए इसको हम ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। प्लांट्स ये सब इसलिए कर पाता है क्योंकि इनके पास बड़े सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा क्लोरोफिल ए। इसके बाद बेटा हमने पढ़े थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो स्टार्टिंग में किए गए थे कुछ ना कुछ चीज़ों को बताने के लिए, और ये अपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जैसे एक वेरिजिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो कलरफुल पत्ती होती है ना, उस पर ये बताने के लिए कि जहाँ पर हरा पार्ट ज़्यादा है वहाँ पर क्लोरोफिल है, और वही डिसाइड करता है बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जहाँ पर वो होगा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, अच्छी तरीके से होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट है इसी चीज़ को बताने के लिए, ये है बेटा कि अगर पत्ती को आप कवर कर दो ब्लैक पेपर से तो यहाँ पर लाइट नहीं मिलेगा, और क्योंकि लाइट नहीं मिलेगा तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई ग्लूकोज नहीं होगा तो कोई स्टार्च नहीं बनेगा। तो अगर आप इस हिस्से का स्टार्च टेस्ट करते हो तो आपको नेगेटिव मिलेगा। स्टार्च टेस्ट आयोडीन से करते, याद है, तो कोई कलर चेंज नहीं होता, तो समझ में आ जाता है स्टार्च नहीं बना है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई ग्लूकोज नहीं बना होगा। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। दैट मीन्स अगर आप चाहते हो स्टार्च बने, अगर आप चाहते हो ग्लूकोज बने, अगर आप चाहते हो फोटोसिंथेसिस हो, तो वहाँ पर होनी चाहिए लाइट। यहाँ पर लाइट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला भैया लाइट बहुत 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 अत्यधिक आवश्यक है फॉर फोटोसिंथेसिस। अगला एक्सपेरिमेंट था बेटा ये जानने के लिए CO2 का क्या हाल चाल है, CO2 काम का है, नहीं काम का है, हो जाएगा नहीं होगा। तो चलो देखते हैं क्या किया गया बेटा। इस एक्सपेरिमेंट को ये भी कह सकते हो, ऐसे भी कहते हैं कि जो पोर्शन है, आप आधी पत्ती को, पार्ट ऑफ द लीफ को CO2 में इमर्स कर दो, या KOH के सोल्यूशन में इमर्स कर दो, या एक कॉटन जो KOH में डिप था उसको आप डाल दो। तो KOH बड़ा अच्छा एब्जॉर्बर होता है CO2 का, तो जितने हिस्से को आपने KOH से एक्सपोज किया है उतने हिस्से को CO2 नहीं मिलेगा। अब भैया CO2 नहीं मिलेगा तो किसको रिड्यूस करोगे? जिसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे उससे ग्लूकोज कैसे बना पाओगे? दैट मीन्स अगर आप चाहते हो ग्लूकोज बने, अगर आप चाहते हो स्टार्च बने, अगर आप चाहते हो वो पत्ती पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट दे, तो भैया CO2 चाहिए था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला बेटा कि CO2 बहुत आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए, तभी ग्लूकोज बनेगा, तभी स्टार्च होगा, तभी टेस्ट उसका पॉजिटिव आएगा। नहीं दोगे नहीं ग्लूकोज बनेगा, नहीं होगी फोटोसिंथेसिस, नहीं स्टार्च होगा, नेगेटिव स्टार्च टेस्ट आएगा। अगला एक्सपेरिमेंट बहुत प्यारे से, M नाम का लड़का था, रोज मार खाता था, ठीक है, पता नहीं क्या पोएम थी, मैं तो भूल गई हूँ। इसमें यह दर्शाया गया है बेटा कि अगर आप एक सेटअप ड्रॉ करते हो, बनाते हो, प्रिपेयर करते हो, इसमें अगर कोई पौधा नहीं है तो ये चूहा भी कुछ टाइम के बाद मर जाएगा और ये कैंडल भी बुझ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जितना ऑक्सीजन तो लिमिटेड है ना इस डब्बे के अंदर, जब तक वो ऑक्सीजन है तब तक ये जिंदा रहेगा, तब तक कैंडल जलती रहेगी। बट जब ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाएगी तो दोनों बुझ जाएंगे, अंतिम सांस ले चुके होंगे। लेकिन अगर उसी सेम सेटअप में अगर आप कोई ग्रीन प्लांट रख देते हो तो ग्रीन प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें होगी पानी की स्प्लिटिंग, जिससे निकलेगा ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन ये चूहा भी लेगा मस्त और ये कैंडल भी लेगी मस्त, दोनों जलते रहेंगे, एकदम प्यार मोहब्बत से जीवन व्यतीत करेंगे। तो यहाँ पर ये है बेटा कि यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन है
जो रिमूव करता है एक जानवर और एक बर्निंग कैंडल, उसको कौन रिस्टोर कर देता है, कौन से दोबारा सप्लाई करवा देता है? ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था इंडियन हॉर्स का। इन्होंने हाइड्रिला, जो एक्वेटिक प्लांट होता है, पानी में डूबा हुआ प्लांट होता है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। 2 सेटअप बनाए थे, एक सेटअप में को रख दिया लाइट में, एक सेटअप को रख दिया डार्क में। जिसको लाइट में रखा था, जाहिर सी बात है ग्रीन प्लांट्स उस लाइट को लेकर के फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन हमें सबूत कैसे मिला? क्योंकि इस पानी में छोटे छोटे बुलबुले बन रहे थे। बुलबुले, बबल्स किसके होते हैं? ऑक्सीजन के। अगर ऑक्सीजन निकली है तो इस बात का प्रमाण है फोटोसिंथेसिस होगी। सेम जिसको डार्क में रखा, कोई बुलबुले नहीं बने। अब बुलबुले नहीं बने, ऑक्सीजन नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेटा लाइट ही अवेलेबल नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि लाइट है तो बुलबुले निकलेंगे, लाइट नहीं है तो कोई बुलबुले नहीं बनेगा। चलो आगे आ जाते हैं। फिर हमारे जूलियस वॉन सैक्स का एक्सपेरिमेंट था कि ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होने वाला फॉर्म है और स्टोर होने वाला फॉर्म होता है स्टार्च। और ग्रीन प्लांट्स के पास बेटा ये सब कराने के लिए ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि मौजूद होता है कहाँ पर? एक सेल ऑर्गेनेल में, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। फिर हमने पढ़ा था, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही सुंदर, कितना सुंदर लिखा हुआ है ना, खुद ही इतना सुंदर लग रहा है। ठीक है, TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या क्या यूज किया था? ग्रीन एल्गी, जिसका नाम था क्लैडोफोरा, एक प्रिज्म, व्हाइट लाइट को पास कराया। 7 कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हुआ क्या बेटा? इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन यूज किया था। एरोबिक बैक्टीरिया इस्तेमाल ही इसलिए किया था कि ये पता लगाया जा सके ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा निकला है। ठीक है, तो जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराया तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो गया, 7 रेनबो कलर। और इसने इस व्हाइट लाइट को लेकर के इस ग्रीन एल्गी ने क्या परफॉर्म किया होगा? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी स्प्लिट करता है, पानी की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन निकलता है। अब ऑक्सीजन निकला, उसके बाद फोटोसिंथेसिस जब हो गई तो देखा गया ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो 2 रीजन में जाकर के बैठ गए। एक रीजन था बेटा कौन सा वाला? ब्लू रीजन, और एक था बेटा रेड रीजन। ब्लू और रेड रीजन में एकत्रित होने का रीजन ये था बेटा क्योंकि इस लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है। दैट मीन्स इसी लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। दैट मीन्स इसी लाइट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता होगा। अगर ये यहाँ पर बैठ गए हैं, दैट मीन्स सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही निकला होगा। तो यहां से हमें पता ये चलता है बेटा कि ब्लू एंड रेड सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाली लाइट है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में पढ़ा था। और क्योंकि ये लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, जिसको हम एक्शन स्पेक्ट्रा में पढ़ते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पता लगाने के लिए हम किसको नापते हैं बेटा? कितनी ऑक्सीजन निकली है। ठीक है, और ये पता लगाने के लिए कि ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा निकली है, इसके लिए हमने एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। दैट मीन्स एंगलमैन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था सबसे ज्यादा किस लाइट में होती है, रेड एंड ब्लू लाइट। और इन्होंने ही बताया था बेटा, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, क्योंकि रेड एंड ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज ब्लू एंड रेड। इसके बाद बेटा कहानी ये थी कि ये जो CO2 प्लस वाटर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन निकालता है, तो ये जो ऑक्सीजन निकल के आ रहा है, इस ऑक्सीजन का सोर्स लोगों को जानना था कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, CO2 से या पानी से। तो ये बड़े बड़े अलग अलग लोग साइंटिस्ट थे, अलग अलग कुछ बातें करते थे। बट नील सबसे पहले वो साइंटिस्ट बने जिन्होंने माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिया और ये बताया बेटा कि ये जो ऑक्सीजन आता है वो पानी से आता है, ना कि CO2 से। और इस चीज को बताने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया बेटा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें इनऑर्गेनिक सोर्स पानी नहीं होता बल्कि इनऑर्गेनिक सल्फर मतलब जो सोर्स होता है इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन का जो सोर्स होता है, हाइड्रोजन का जो डोनर होता है वो H2S होता है। जब इन्होंने पानी लिया ही नहीं तो देखा कि ऑक्सीजन निकला ही नहीं। प्लांट्स में पानी लेते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है, और ऑक्सीजन निकलता है तो हम उसको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, नहीं निकलता तो एनऑक्सीजनिक। मतलब अगर पानी है तो ही ऑक्सीजन निकल रहा है, पानी नहीं ले रहा तो ऑक्सीजन नहीं निकल रहा। अगर CO2 ही ऑक्सीजन निकाल रहा होता तो CO2 तो दोनों जगह था ना, समझ में आया? तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया भैया ना ऑक्सीजन आता है पानी से, ना कि फ्रॉम CO2। इनके इस जो कंक्लूजन को बाकी के साइंटिस्ट ने भी सपोर्ट किया। जैसे अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो ऑक्सीजन का 18 होता है उसका इस्तेमाल किया ये बताने के लिए
इन्होंने CO2 नॉर्मल आइसोटोप वाला लिया और पानी वाला जो ऑक्सीजन था वो रेडियो एक्टिव लिया। इस ग्रीन एल्गी को लाइट वाइट जो भी देना है दिया, CO2 दिया, पानी दिया, उसके बाद ग्लूकोज बना और साथ ही साथ एक और बाई प्रोडक्ट जो बनता है ग्लूकोज के साथ, ऑक्सीजन बना। जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रहा था बेटा वो 18 का था। ये 18 वाला ऑक्सीजन किसके पास था? पानी के पास। लो हो गया दूध का दूध पानी का पानी कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? पानी से, ना कि फ्रॉम CO2। तो यहाँ पर ये है बेटा कि जो आप यहाँ पर लोगे, अगर H2O लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर O निकलेगा। अगर यहाँ पर H2S लोगे तो यहाँ पर सल्फर निकलेगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन रहा है। जैसा यहाँ पर सामान लोगे, सल्फर ले लिया तो सल्फर निकलेगा, ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन निकलेगा पानी वाला। और साथ ही साथ बेटा पानी एज अ प्रोडक्ट भी सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसलिए बैलेंस्ड इक्वेशन में हम जब हम प्रोडक्ट लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का तो ग्लूकोज भी लिखते हैं, ऑक्सीजन भी लिखते हैं, पानी भी लिखते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस साइट की बात करें तो सेल मीजोफिल है और उस मीजोफिल सेल में जो ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर ये चीज होती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। एनसीईआरटी में पूछा हुआ है बेटा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे अरेंज होता है, तो डिपेंड करता है बेटा उसको किस किस्म की लाइट मिल रही है। अगर बेटा उसको बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी मिलेगी तो ये तुम्हारी क्या है बेटा? ये है मीजोफिल सेल की दीवार, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा? हाई लाइट इंटेंसिटी में आप देखो ये इधर जाकर के सारे क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो गए। ये दीवार है और ये क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट है। तो ये कैसा अरेंजमेंट हो गया बेटा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो अगर आपसे पूछा जाए हाई लाइट इंटेंसिटी में तो परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होती है, बट अगर लो लाइट इंटेंसिटी हो बेटा तो ये क्या करते हैं? ये देखो ये दीवार है मीजोफिल सेल की और सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट ऐसे अरेंज हो गए हैं। तो होता क्या है बेटा? यहाँ पर कैसी अरेंजमेंट है? पैरेलल। तो जैसा सवाल वैसा जवाब होना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा और बात करते हैं किसकी? ये देखो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर इनर मेम्ब्रेन। ये हो गई बेटा बीच की स्पेस कंपार्टमेंट। ये क्या है बेटा? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड भी डबल मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ऐसे ऐसे बहुत सारे थैलाकॉइड्स होते हैं बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेना, ठीक है। बहुत सारे ग्रेना होते हैं, कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेले। ये जो खाली स्पेस है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और जो खाना बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर भी हो सकता है, तो एनसीईआरटी में स्टार्च भी बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि ये बाहर की सरफेस है थैलाकॉइड की, ये अंदर की सरफेस है थैलाकॉइड की, और ये जो खाली स्पेस है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है क्योंकि इसके पास आप देख सकते हो खुद आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन भी है और अंदर जो थैलाकॉइड है उसमें भी आपको मेम्ब्रेनस सिस्टम दिखाई दे रहा है। और क्लोरोप्लास्ट में कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर है क्योंकि लाइट रिएक्शन चलती है बेटा ग्रेना या थैलाकॉइड में, डार्क रिएक्शन खाना बनाने वाला रिएक्शन चलता है स्ट्रोमा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 पिगमेंट्स हैं, चारों पिगमेंट्स को पालक वाला एक्सपेरिमेंट एनिमेशन दिखाया था जिसके जरिए बेटा इन चारों पिगमेंट्स को सेपरेट किया गया। सेपरेशन टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। और जो पेपर इस्तेमाल किया जाता है बेटा उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। और ये 4 पिगमेंट्स के कलर देखो लिखे हुए हैं। क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन होता है, क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन होता है, ज़ैंथोफिल येलो होता है, कैरोटीन ऑरेंज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, यूनिवर्सल पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, बाकी उसके प्रोटेक्टर है, बॉडीगार्ड है, ठीक है। इसीलिए बेटा उनको एसेसरी पिगमेंट कहते हैं, उनको शील्ड पिगमेंट कहते हैं क्योंकि वो क्लोरोफिल को बचा करके रखते हैं। क्योंकि देखो बेटा ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब तो बोलोगे मैम एक्सेस ऑफ पढ़ाई इज ऑल्सो बैड ना भैया ना, हाँ एक्सेस एकदम पागल ही हो जाओ तो अलग बात है बेटा, नस वस फाड़ लो, इतनी हद तक तुम ऐसे जाते नहीं होगे, बट यस ठीक है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ लाइट इज ऑल्सो बैड। तो उस लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास एक बॉडी गार्ड है, शील्ड है, कवच है, ये एसेसरी पिगमेंट्स। इन एसेसरी पिगमेंट्स का फायदा ये है बेटा ये अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल बढ़ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं बेटा ये एंटीना की तरह काम करता है। एंटीना नहीं होता डिश पे लगा हुआ, इसलिए इनको एंटीना मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। शील्ड पिगमेंट क्यों कहते हैं बेटा?
क्योंकि ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। ये वो डैमेज है जब एक्स्ट्रा लाइट, एक्सेस में लाइट पड़ जाती है तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, मेन पिगमेंट ही खराब हो जाए तो क्या करोगे बेटा, ठीक है, तो उससे बचाता है। उसके बाद बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो 2-3 ग्राफ दिए हुए थे। इस ग्राफ में हमने ये बताया है कि ये जो तीनों पिगमेंट्स हैं ये किस रेंज को पर्टिकुलरली ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये वाली जो रेंज है बेटा ये 400 से 500 नैनोमीटर वाली लाइट है। तो आप देख सकते हो तीनों पिगमेंट्स की पीक आपको इस जोन में दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ये वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती होगी, जो कि कौन सा रीजन होता है बेटा, ब्लू रीजन। दूसरा आपको पिगमेंट्स के पीक दिखाई दे रहे हैं 600 से 700 में, जो कि होता है रेड लाइट। इस ग्राफ के जरिए आप ये बता रहे हैं कि ये दो लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब की जाती हैं इन पिगमेंट्स के द्वारा। इसीलिए बेटा इस ग्राफ का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ 3 डिफरेंट पिगमेंट्स, ठीक है। और प्लांट हर किस्म की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, प्लांट सिर्फ विजिबल रेंज, विबग्योर वाला 400 से 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से बेटा इसको हम पार बोलते हैं, वो रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस के लायक है, वो रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव है। अब क्योंकि बेटा ब्लू और रेड सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाले लाइट हैं, इसलिए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी आपको कहाँ देखने को मिलती है, ब्लू एंड रेड में। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस नापी कैसे जाती है बेटा, ऑक्सीजन रिलीज से। अब अगर हम पहले ग्राफ को इस ग्राफ के ऊपर रख करके देखें तो क्या एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट ये किससे मिलते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए। तो हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल ए बड़ा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा क्यों एग्जैक्टली नहीं मिलते, क्योंकि ये जो आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है वो मेन आप कह सकते हो क्लोरोफिल ए की वजह से मिल रहा हो सकता है, लेकिन अकेला सिर्फ क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है ये कहना तो गलत होगा ना। इसीलिए बेटा ये एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस मिला है वो सारे पिगमेंट्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, लेकिन ये ज्यादातर किससे मिल रहा है, क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन से, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेन पिगमेंट, चीफ पिगमेंट उसको कहा जाता है। आगे चलते हैं बेटा, यहां से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हमने लाइट रिएक्शन पढ़ना शुरू किया था। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज या रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें लाइट का रोल आपको देखने को मिलेगा। ग्राना या थैलाकॉइड में चलती है, इसमें लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। पानी की स्प्लिटिंग होती है, पानी की जो स्प्लिटिंग होती है बेटा वो लाइट के प्रेजेंस में होती है, तो इसको फोटोलाइसिस भी कभी कभी ऑप्शन में लिखा होता है। पानी स्प्लिट करता है बेटा, यहीं से ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी होता है। ATP NADPH भी बनते हैं, ऑक्सीजन भी बनता है, और इसलिए हम कहते हैं इसमें रिलीज ऑफ ऑक्सीजन भी है। अब इन सबको होने के लिए, लाइट रिएक्शन को होने के लिए आपको एक बाकायदा सिस्टम चाहिए, और उस सिस्टम में पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम्स। दो प्रकार के पिगमेंट्स, दो प्रकार के फोटो सिस्टम्स है, PS1 एंड PS2। PS1 पहले आया था इसलिए फर्स्ट, PS2 बाद में आया था इसलिए सेकेंड। दैट मीन्स इनका नाम डिस्कवरी के बेसिस पर है। दोनों में सेम चीज होती है, रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, बट फर्क ये होता है बेटा कि PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है उसमें जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बैठा हुआ है वो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन पीक शो करता है फोटोसिंथेसिस में, वो 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करके करता है। PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो क्लोरोफिल ए जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब जो लाइट कर सकता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक जो शो करता है फोटोसिंथेसिस में, वो 680 वाले वेवलेंथ पर करता है। बाकी के जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, चाहे इसका हो चाहे इसका, दोनों में समान सेम है। 100 एसेसरी पिगमेंट्स हो सकते हैं अलॉन्ग विथ प्रोटीन, मतलब वो किससे चिपके पड़े हैं बेटा, प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पर देखो बना करके भी दिखाया था। इन नेसेसरी पिगमेंट्स का काम होता है बेटा लाइट को एब्जॉर्ब करना और फिर उस एनर्जी को ट्रांसफर करना अपने बॉस के पास, मालिक के पास, जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। जब भी लाइट एनर्जी स्ट्राइक करती है किसी एटम पे, मॉलिक्यूल पे, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और उसी के फ्लो से बेटा
आपको पता है प्रोटॉन्स की भी मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। उस ग्रेडियंट को तोड़ते हैं और तोड़ने से एटीपी जनरेट होता है। और इसी इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है इसको हम बोलते हैं ईटीएस। दो प्रकार से आपने ईटीएस पढ़ी है, एक नॉन साइक्लिक में और एक साइक्लिक में। तो चलिए अब हम देखते हैं वो कैसे चलता है। दोनों का नाम है ऑन द बेसिस इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन अपने घर छोड़ के जाता है दोबारा कभी लौट के नहीं आता, वो नॉन साइक्लिक। जो इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के आता है दोबारा अपने घर आ जाए तो साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक बेटा ग्राना थैलाकॉइड में चलती है। इसमें दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। दोनों फोटो सिस्टम बेटा किससे कनेक्टेड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ ईटीएस। यहां पर इलेक्ट्रॉन अपहिल भी जर्नी फॉलो करता है, डाउनहिल भी करता है, अपहिल भी करता है, डाउनहिल भी करता है। और यहां पर आप देखो एक जेड स्कीम बनता है नॉन साइक्लिक वाले में। ये देखिए, जब लाइट पड़ती है दोनों फोटो सिस्टम पर साथ में पड़ती है और दोनों फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन साथ में एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भाग जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरी करता है बेटा? पानी। पानी स्प्लिट करता है बेटा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है बेटा ये यहाँ पर आने की कोशिश करता है, इसकी कमी तो पूरी हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के निकले था इसको सबसे पहले फेओफाइटिन पकड़ता है, फेओफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम B6F, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? PS1। PS1 ने इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया बेटा क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी घर छोड़ के भाग चुका है, इसकी कमी पूरी हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था PS1 का वो कहाँ गया? आयरन सल्फर, पैराडॉक्सिन, FNR। सबसे लास्ट में उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया और NAD+ को रिड्यूस किया गया NADPH में। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहे हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन कभी कंज्यूम नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे जब इसको रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है बेटा। नॉन साइक्लिक, अपहिल डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल, जेड स्कीम बन रही है। PS1 के इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे कैरियर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं देख सकते हो। सॉरी, PS2 के इलेक्ट्रॉन को कौन कौन से कैरियर एक्सेप्ट कर रहे हैं देख सकते हो। PS1 के इलेक्ट्रॉन को कौन कौन से कैरियर एक्सेप्ट कर रहे हैं देख रहे हो। PS2 के इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पानी ने कंप्लीट किया। PS1 के इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो इस इलेक्ट्रॉन ने कंप्लीट की, जो कहां से आ रहा है? PS2 से। ठीक है, सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है बेटा वो अपने इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल पर अरेंज होते हैं। ज्यादा पचड़े में मत पड़ना, सिर्फ आप इतना चीज याद रख लो। उसके बाद बेटा साइक्लिक में क्या है, कहाँ चलती है? स्ट्रोमल लैमेले में, क्योंकि यही वो जगह है बेटा जहाँ पर सिर्फ PS1 होता है, PS2 नहीं होता। PS2 नहीं होता तो यहाँ पर कोई पानी की स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई ऑक्सीजन नहीं होता, कोई एक्सटर्नल डोनर नहीं होता। यहाँ पर बेटा सिर्फ एक ही एंजाइम होती है, ATP सिंथेज, ATP सिंथेज। ठीक है, और क्योंकि बेटा यहाँ पर एक ही एंजाइम है ATP सिंथेज, इसीलिए बेटा यहाँ पर सिर्फ क्या बनेगा? ATP। क्या बनेगा बेटा? ATP। यहाँ पर आपको NADP रिडक्टेज नहीं मिलता है तो NADPH बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप देखो इलेक्ट्रॉन निकला ETS के जरिए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने फोटो सिस्टम में आ गया और देख सकते हो ATP बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आखिरकार ये ATP बनती कैसे है। ATP जहां जहां बनेगी वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ करके बेटा ATP जनरेट की जाती है। इस हाइपोथेसिस को केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। ये दी थी बेटा पीटर मिशेल साहब ने। 3 रीजन एक्सप्लेन किया था। पहला रीजन ये था बेटा कि जब PS2 के पास पानी स्प्लिट करता है तो आप देख सकते हो ये स्प्लिटिंग ल्यूमेन की तरफ हो रही है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का H+ का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन की तरफ बढ़ जा रहा है। पहला रीजन। दूसरा रीजन बेटा जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो बीच में हमारे प्लास्टोक्विनोन भाई साहब, एक लालची भाई साहब बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं मैं इलेक्ट्रॉन तभी लूंगा जब मुझे बाहर से प्रोटॉन मिले। चलो ठीक है, ले लिया। ठीक है, प्रोटॉन लेकर के ये खुद PQH2 में रिड्यूस हो गए, जो इनको बढ़िया नहीं लगा। इन्होंने सोचा कि भैया प्लास्टोक्विनोन में जब था तभी ठीक था, कोई बात नहीं। तो जब ये दोबारा से प्लास्टोक्विनोन में जाएंगे तो ये जो H है वो रिलीज होगा। ठीक है,
तो ये इन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, इसको आगे भेज देते हैं। साइटोक्रोम B6F ने कहा भैया मैं हाइड्रोजन कैरियर थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारी तरह लालची थोड़ी हूँ, मैं सिर्फ तुमसे क्या ले सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा प्यार है, हाइड्रोजन मैं नहीं लूंगा। तो इन्होंने हाइड्रोजन को धक्का दे दिया टुवर्ड्स ल्यूमेन। अब हाइड्रोजन आया कहाँ, H+ आया कहाँ से था, स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा में फेंक दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट वो H+ घूम फिर करके कहाँ पहुंच गया, ल्यूमेन में, जिसकी वजह से फिर से ल्यूमेन की तरफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तीसरा रीजन ये है बेटा, ये जो NADP को रिड्यूस करने वाली एंजाइम है, ये किधर की तरफ मौजूद होती है, स्ट्रोमा की तरफ नहीं, स्ट्रोमा साइड में। तो क्योंकि स्ट्रोमा की तरफ मौजूद है ये स्ट्रोमा, क्योंकि रिडक्शन के लिए तुम्हें हाइड्रोजन चाहिए ना, ऐड करना है, यू नीड प्रोटॉन। तो होता क्या है बेटा, NADP+ को ऐड करने, रिड्यूस करने के लिए भी H+ की जरूरत है। ये H+ कहाँ से इस्तेमाल किया जा रहा है, स्ट्रोमा की तरफ से। ऑलरेडी कंगाल चल रहा था स्ट्रोमा, और खर्चा करवा दिया हमने H+ का, उसी के H+ को जहाँ कम था वहीं से H+ और यूज कर लिया। तो ये तीसरा रीजन है बेटा, जिसकी वजह से स्ट्रोमा की तरफ प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं, ल्यूमेन की तरफ प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बेटा क्या एक क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्या क्रिएट हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ये आप कह सकते हो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, एक तरफ प्रोटॉन ज़्यादा, एक तरफ प्रोटॉन कम। अब इसको तोड़ा जाएगा। तोड़ा कैसे जाता है बेटा, जब प्रोटॉन्स की हम मूवमेंट कराते हैं फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, जहां से आया था ना प्रोटॉन वहां पर दोबारा भेज के, ठीक है, जहां से आया था बेटा वहां पर दोबारा भेज करके हम इस ग्रेडियंट को तोड़ते हैं। होता क्या है बेटा, जब H+ आता है तो वो किसके थ्रू आता है, F0, क्योंकि उसको चैनल प्रोवाइड करता है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह है, वो मेम्ब्रेन में धंसा पड़ा हुआ है, इस H+ की फैसिलिटी डिफ्यूजन कराता है, वो H+ F1 में पहुंचता है। F1 को हम हेडपीस कहते हैं। यहीं पर क्या मौजूद है बेटा, कौन सी एंजाइम मौजूद है बेटा, ATP सिंथेज। और ये ATP सिंथेज क्या करती है बेटा, ATP बनाती है, ठीक है। तो जब H+ इसके थ्रू आता है F1 के थ्रू, तो ये ATP सिंथेज जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो ट्रिगर हो जाती है, जिसकी वजह से ATP बनता है। कितने H+ आ रहे हैं तो कितनी ATP बन रही है वो आपको याद नहीं रखनी है, आप इतना मैकेनिज्म समझिए कि जब H+ की मूवमेंट होती है तो इस तरीके से ATP जनरेट होती है। F0 मेम्ब्रेन में धंसा पड़ा है, F1 मेम्ब्रेन से झांक रहा है, प्रोट्यूड कर रहा है बाहर की तरफ। ये एक पेरिफेरल प्रोटीन है F1, और F0 एक ट्रांस मेम्ब्रेन इंटरनल प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ग्रेडियंट बनेगा तभी उसको तोड़ोगे तभी ATP बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा ATP। और इसी हाइपोथेसिस को हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है बेटा, डार्क कहने के लिए डार्क है, इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरे में चल रही है, अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं चल सकती, हम सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। डार्क रिएक्शन में डार्क सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि पहले वाले को लाइट दे दिया तो इसको नाम डार्क तो देना ही था, बल्कि बेटा लाइट के बिना डार्क रिएक्शन चल नहीं सकती, क्योंकि लाइट रिएक्शन ना चले तो ATP NADPH नहीं बनेगा, और ATP NADPH नहीं बनेगा, ये खाना नहीं बनेंगे, ये मसाले नहीं बनेंगे बेटा, तो खाना कैसे बना पाओगे, स्ट्रोमा में शुगर कैसे बनाओगे, ठीक है। तो डार्क सिर्फ कहने के लिए, इसका एक्चुअल मतलब नहीं है कि डार्क में चल रही है, अंधेरे में चल रही है, इसलिए डार्क को एक मिसनोमर की तरह यूज़ किया जाता है। डार्क रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा में, ठीक है, जहाँ पर इस NADPH और ATP का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या क्या रास्ते हैं इस ATP और NADPH को इस्तेमाल करने के, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे C3 पाथवे। C3 पाथवे में C3 इसलिए है बेटा क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो बनता है इस पाथवे में फोटोसिंथेसिस के दौरान वो 3 कार्बन का है, और उसका नाम है बेटा फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, C3 को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि मेल्विन केल्विन जी ने बताया था, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक इस्तेमाल की थी, जिससे इन्होंने ये पता लगाया कि जो पहला कार्बन कंपाउंड बन रहा है वो 3 कार्बन का है, इसलिए इसको C3 साइकिल या C3 पाथवे कहते हैं। अब होता क्या है बेटा, सबसे पहले CO2 को फिक्स करना पड़ेगा, तो एटमॉस्फेयर से CO2 को अंदर लाना पड़ेगा। अंदर लाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एक्सेप्टर चाहिए। जो एक्सेप्टर C3 में मौजूद होता है उसका नाम होता है बेटा RUBP, जो 5 कार्बन का कीटोस शुगर है, राइबोल्यूस बिसफॉस्फेट।
एक एंजाइम चाहिए जो इससे ये करवाएगी। उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा? रुबिस्को, राइबोलियोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये इसके दो काम है बेटा, ये बाई फंक्शनल एंजाइम होती है, इसका नेचर ही बाई फंक्शनल होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकती है, तब हम बोलते हैं कि ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रही है। ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकती है, तब हम बोलते हैं ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रही है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करती है तब फोटोसिंथेसिस होगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो फोटोसिंथेसिस मिनिमाइज हो जाती है, गंदा प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। याद आ रहा है आपको? वो भी पढ़ेंगे अभी हम। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, वैसे तो रुबिस्को दोनों काम कर सकती है, ठीक है, लेकिन अगर CO2 के साथ बाइंड करेगी तभी खाना बनेगा, अगर O2 के साइड बंद कर जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन रुबिस्को का प्यार कौन है? रुबिस्को का प्यार है CO2, तो ज़्यादा एफिनिटी इसकी बाइंड करने की किसके साथ है? CO2 के साथ। बट अगर ऑक्सीजन के साथ कर गई तो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा फिर। चलिए अब ये देखिए C3 साइकिल के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले RuBp CO2 के साथ जब कंबाइन करता है उस एक्टिविटी को कार्बोक्सिलेशन या प्राइमरी फिक्सेशन कहते हैं, जिसका पहला प्रोडक्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, ठीक है। फिर इस PGA को रिड्यूस किया जाता है और क्या बनाया जाता है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के एक कार्बन हट गया, 6 कार्बन है ना टोटल, ये 3 कार्बन का होता है, 3 × 2 टोटल कार्बन नंबर 6 है, तो एक कार्बन हटा दो। 5 कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है किसको? रीजनरेट करने के लिए RuBp को, क्योंकि बेटा ये साइकिल 6 बार चलनी है तो हमें 6 RuBp तो चाहिए जो एक एक करके CO2 को एक्सेप्ट करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है CO2 को अंदर लाना, कार्बोक्सिलेशन फिक्सेशन। बट इसके बाद सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप कहते हैं रीजनरेशन है, किसका? जो CO2 को एक्सेप्ट करता है। तो RuBp को रीजनरेट नहीं करोगे तो साइकिल कंटिन्यू नहीं करेगी। एक बार जब CO2 अंदर आया बेटा तो 2 ATP यहाँ, 1 ATP यहाँ पर खर्च हुए, टोटल 3 ATP खर्च हुए और 2 NADPH खर्च हुआ। लेकिन एक CO2 से बेटा ग्लूकोज नहीं बनता, 6 CO2 से एक ग्लूकोज बनता है। दैट मीन्स ये साइकिल 6 बार चलेगी। 6 बार चलेगी बेटा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 ATP और 12 NADPH यूज होगा। ATP ज़्यादा यूज हो रहा है एज कम्पेयर टू NADPH। दैट मीन्स यहाँ पर साइक्लिक वाला शायद इसीलिए चलता है बिकॉज साइक्लिक एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें सिर्फ ATP बन रही थी। तो ये जो बैलेंस है ये कौन मेंटेन करता है? क्योंकि नॉन साइक्लिक चलेगा तो ATP NADPH तो बराबर बराबर बनते, बराबर बराबर बनेंगे तो बराबर बराबर खर्च होने चाहिए थे। अब ज़्यादा ATP खर्च कर रहे हैं तो ज़्यादा ATP बनाना पड़ेगा, तो साइक्लिक भी इसलिए चलती है। NCERT की लाइन है जो रीड करवाई थी आपको क्लास में। उसके बाद C4 पाथवे में C4 क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है और ऐसे प्लांट जिसमें ये पाथवे चलती है, ठीक है, पहले प्रोडक्ट जिसमें 4 कार्बन का बनता है उनको C4 प्लांट्स बोलते हैं। अच्छा, प्लांट्स का कोई भी हो, दुनिया भर में कोई भी प्लांट्स हो बेटा, हर प्लांट में C3 पाथवे प्रेजेंट होता है क्योंकि उसके बिना ग्लूकोज नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये प्लांट्स आपको जहाँ गर्मी ज़्यादा है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में वहाँ मिलते हैं, और जैसे मेज हो गया, शोरगम हो गया, ऐसे प्लांट्स में बेटा C4 पाथवे तो होता ही होता है। पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनेगा, लेकिन आप देखते हो इस पाथवे में C3 पाथवे भी होता है, क्योंकि C3 पाथवे एक बेसिक पाथवे हर प्लांट्स में होगा, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं हर प्लांट्स में होगा, ठीक है। और C4 प्लांट्स बड़े स्पेशल हैं क्योंकि इनके पास क्रांस एनाटॉमी होती है। क्रांस एनाटॉमी मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पर क्या होता है कि वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनको प्रॉपर सराउंड करके लेयर्स में मौजूद हो सकते हैं। ये थिक सेल्स होती हैं, कॉम्पैक्टली सेल्स होती हैं, कोई स्पेस मौजूद नहीं होता, और इनको फिर कॉन्सेंट्रिकली कौन सराउंड करके रखता है? मीजोफिल सेल। इस प्रकार की अरेंजमेंट को जो कवरिंग के रूप में मौजूद होती है वैस्कुलर बंडल के अराउंड, इसको हम बोलते हैं क्रांस एनाटॉमी। देखो C3 प्लांट्स के पास भी बेटा बंडल शीट सेल होते हैं, बट इस कदर ये क्रांस में जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता। और वहाँ का जो बंडल शीट सेल होता है बेटा C3 प्लांट्स में, वो किसी काम का नहीं होता क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं बेटा अगर क्रांस के फॉर्म में, इस तरीके के अरेंजमेंट के फॉर्म में अगर किसी पत्ती में बंडल शीट मौजूद है तो वो पत्ती C4 की है। इसीलिए C4 प्लांट्स में बंडल शीट सेल को, क्रांस एनाटॉमी को एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचानना है, तो आप इनकी अरेंजमेंट देख सकते हो। 2 प्रकार के सेल हैं। मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास ग्रैना होता है, इनके पास ग्रैना नहीं होता।
तो हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट भी दो प्रकार के हैं, ग्रेना वाले, एक विदाउट ग्रेना। तो डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा? डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हम। ठीक है, अगर लिखा नहीं है तो लिख लो। दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट है ना बेटा, दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हैं, एक ग्रेना वाले और एक ए ग्रैनल बेटा, दो अलग अलग क्लोरोप्लास्ट हो गए। तो हम बोलते हैं कि C4 में बेटा डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है। डाई का मतलब दो, मॉर्फिक का मतलब मॉर्फो से है, मॉर्फो का मतलब टू फॉर्म्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द वन विच इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल एंड द अदर वन इज प्रेजेंट इन दी बंडल शीट्स। अब तुम सोच रहे हो कि बंडल शीट के सेल में ग्रेना नहीं है तो, और कोई बात नहीं, हमें लाइट रिएक्शन नहीं करना कि हमें ग्रेना चाहिए, हमें बंडल शीट सेल में स्ट्रोमा से मतलब होना चाहिए। स्ट्रोमा मौजूद है क्योंकि हमें डार्क रिएक्शन करना, हमें खाना बनाना है, ये क्लास में भी बताया था आपको। ठीक है, अब ये देखो बेटा, एक C4 प्लांट में मेज का एग्जाम्पल लिया है। तो उसके पास दो सेल है, मीजोफिल सेल, बंडल शीट सेल। मीजोफिल सेल में एक एंजाइम होती है पेप्केज, जिसको पेप कार्बोक्सिलेज कहते हैं, यहाँ पे रुबिस्को नहीं होती। बंडल शीट सेल में रुबिस्को होती है, पेप्केज नहीं होती। अब यहाँ पर बेटा एटमॉस्फेरिक CO2 जो एक्सेप्ट करेगा, तो वो एटमॉस्फेरिक CO2 आएगा कहाँ पे? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में जैसे वो CO2 आता है, वो एक कन्वर्ट हो जाता है अपने किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट फॉर्म में। इस CO2 को एक्सेप्ट किसने किया बेटा? पेप ने, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि यहाँ का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है 3 कार्बन का। 3 कार्बन ये और 1 कार्बन और 4। तो पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन सा होता है बेटा? 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये सब किसने किया बेटा? पेपकेस। पेपकेस सिर्फ कार्बोक्सिलेशन ही कर सकता है, तो यहाँ पर रुबिस्को वाली प्रॉब्लम नहीं है। पेपकेस सिर्फ एक ही से प्यार करता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर के एटमॉस्फेयर से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही अंदर आएगा। कितनी बढ़िया चीज़ है यहाँ पर, वाटर रेस्पिरेशन का चांस ही देखो कितना खत्म हो गया। उसके बाद बेटा ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाती है दूसरे C4 एसिड्स में, जैसे मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। फिर इन C4 एसिड्स को मीजोफिल सेल से निकाल करके कहाँ भेजा जाता है? बंडल शीट सेल में, और वहाँ पर इनको तोड़ दिया जाता है। ये डीकार्बोक्सिलेशन में जाते हैं, एक CO2 निकल जाता है और 3 कार्बन एसिड्स बना लेते हैं, जिनका नाम है पायरुविक एसिड। अब ये जो CO2 निकला, ये सेल के अंदर ही निकला, इसको इंट्रासेलुलर CO2 कहते हैं। इसको वेस्ट थोड़ी करेंगे। इस CO2 को कौन एक्सेप्ट कर लेता है? RUBP क्लोरोप्लास्ट में। RUBP बेटा रुबिस्को के प्रेजेंस में इसको दोबारा से फिक्स करता है, क्योंकि दोबारा से फिक्स करता है, इसको सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन, सेकेंडरी फिक्सेशन कहते हैं। और ये सब करके बेटा ये अल्टीमेटली क्या करने लगता है? C3 साइकिल। तो आप खुद देख सकते हो बेटा, बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर क्या चलने लगी? C3 साइकिल। प्लांट कौन था? C4, बट फिर भी C3 साइकिल चली। ठीक है, अगर एक CO2 के लिए C3 साइकिल चली है, तो एक CO2 के लिए C3 साइकिल चलेगी तो 3 ATP और 2 NADPH खर्च होगा। ये हमें पता ही है, ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक C3 अगर चला है एक CO2 के लिए, तो 3 ATP और 2 NADPH खर्च होंगे। ठीक है, लिख देती हूँ आपके लिए, लिखा हुआ हमने नोट्स में। एक C3 साइकिल के लिए बेटा, एक C3 साइकिल के लिए 3 ATP एंड 2 NADPH खर्च होंगे ही होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, होंगे तो होंगे। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा? ये जो पायरुविक एसिड था, खाना बनाना इंपॉर्टेंट है, खाना तो बनाएंगे CO2 को अंदर ला करके, बट कार्बोक्सिलेशन के अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पेप को रीजनरेट करना, प्राइमरी एक्सेप्टर को रीजनरेट करना। तो प्राइमरी एक्सेप्टर को रीजनरेट कहाँ किया जाएगा? जहाँ पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? मेसोफिल सेल में। तो इस पायरुविक एसिड को बेटा बंडल शीट सेल से निकाल करके कहाँ लाया जाता है? मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में इस पायरुविक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है रीजनरेशन में, और रीजनरेट करा करके क्या बनाते हैं बेटा? पेप। और जब रीजनरेट कराते हैं बेटा, तो C4 पाथवे में 2 ATP खर्च हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैम यहाँ पर C4 कहाँ चली, तो ये जो आपने पढ़ा बेटा, CO2 का अंदर आना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का बनना, फिर मैलिक एसिड का बनना, फिर मैलिक एसिड का बंडल शीट सेल में टूटना,
पायरुविक एसिड का बनना, फिर पायरुविक एसिड का ट्रांसपोर्ट होकर के मीजोफिल सेल में जाना, फिर उनका रीजनरेट होकर के पेप बनाना, ये तुम्हारी क्या है बेटा, C4 साइकिल है। और इस साइकिल में अगर आपसे पूछा जाए कितनी एटीपी नेट खर्च हो रही हैं, तो यहीं पर 2 एटीपी खर्च हुई जब हमने पेप को रीजनरेट कराया, और कहीं एटीपी खर्च होते हुए आप नहीं देख रहे हो। C3 साइकिल कहाँ चली बेटा, ये जो चलती है बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर बेटा, ये क्या है बेटा, C3 साइकिल। अगर आपसे पूछा जाए कि C3 साइकिल में कितने एटीपी खर्च हुए, अगर एक CO2 के लिए लिया जाए तो C3 साइकिल में 3 एटीपी और 2 NADPH खर्च होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक C4 प्लांट में जब एक CO2 अंदर गया तो कितने एटीपी और NADPH टोटल खर्च हुए, तो अगर मैं C4 पाथवे में देखूं तो 2 एटीपी खर्च हुआ, और C3 साइकिल चला होगा तो 3 एटीपी, तो 3 और 2 5 एटीपी खर्च हुए टोटल। अगर आपसे सवाल आएगा कि कितने एटीपी खर्च हुए C4 पाथवे के द्वारा, तो 2, अगर कितने एटीपी खर्च हुए C3 पाथवे के द्वारा, तो 3, टोटल पूछा जाए तो 5। अगर आपसे पूछा जाए कितने NADPH खर्च हुए C4 पाथवे में, तो C4 पाथवे में तो हमने कहीं देखा ही नहीं कि कोई नेट खर्चा हुआ NADPH, नहीं, 0। बट अगर पूछा जाए कितने एटीपी खर्च हुए C3 के द्वारा, 2, टोटल भी 2 होगा क्योंकि C4 में कोई बन नहीं रहा। बट ये सब एक CO2 के लिए, एक CO2 से तो खाना बनेगा नहीं, खाना कितने CO2 से बनता है, 6 CO2 से बनेगा, 6 CO2 के लिए ओवरऑल 6 साइकिल चलेंगी, जिसकी वजह से बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 एटीपी, 12 NADPH। एटीपी इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, फिर भी इसको अच्छा प्लांट्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि रुबिस्को के पास बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन सा गैस है, CO2, तो बार बार इसी के साथ कंबाइन करेगा। बंडल शीट सेल में ऑक्सीजन आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं वो ऑक्सीजन के लिए परमिएबल है नहीं, किसी भी गैस के लिए परमिएबल नहीं है, ना तो इनकी स्पेस सेल्स के बीच में ये कोई इंटरसेलुलर स्पेस है कि वहां से डिफ्यूज होकर के ऑक्सीजन अंदर, मतलब ऑक्सीजन का कोई चांस ही नहीं है कि वो अंदर घुस सके, रुबिस्को के पास जा सके। तो रुबिस्को के पास कोई चारा ही नहीं है, वो सिर्फ CO2 के साथ ही कंबाइन कर सकता है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही करेगा, तो फोटो रेस्पिरेशन को कोई चांस नहीं बनता। इसलिए बेटा ये बहुत प्रोडक्टिव, बहुत अच्छे, बहुत एफिशिएंट माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ये C4 एसिड्स को तोड़ करके अंदर ही CO2, इंट्रासेलुलर CO2 रुबिस्को के अराउंड इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। तो फोटो रेस्पिरेशन आपको सिर्फ C3 प्लांट्स में ही देखने को मिलती है। तो फोटो रेस्पिरेशन चलती क्यों है ऑलरेडी बता दिया, जब रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाया RUBP को, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चले। इसमें 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी डिटेल साइकिल मैंने को क्लास में दिखाई थी, सिलेबस में नहीं है। इसमें होता क्या है बेटा, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। अगर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाती मजा ही आ जाता, क्योंकि इन दोनों से ग्लूकोज बन जाता। अब क्योंकि एक ही फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड बना है, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट ये कोशिश करता है कि मैं एक PG और बना लूँ, और ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन बेटा कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना कोई CO2 फिक्स्ड होता है, ना कोई ATP बनता, ना कोई NADPH बनता, फालतू में बेटा ATP खर्च हो जाता है, ना कोई शुगर बनता, तो इसलिए इसको बेकार का वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ये तभी चलती है बेटा इंटेंसिटी जब ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी CO2 से बेहतर हो, तभी बेटा रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स CO2 और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो मैटर करता है कि रुबिस्को किसके साथ बाइंड करेगा, कौन सी एक्टिविटी चलेगी, तब फोटो रेस्पिरेशन होगा या नहीं होगा। उसके बाद बेटा मैंने आपको दिया था ये होमवर्क, ये NCERT की टेबल है और PDF में उसका आंसर था बेटा, तो ये आप मैच कर लेना कि आपने सही किया था या नहीं। ठीक है, ये देख लो सबका आंसर है, जो NCERT में टेबल थी, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, उसके बाद बेटा फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं। इंटरनल मतलब प्लांट फैक्टर्स थे, जो जेनेटिक फैक्टर्स कह सकते हो आप, क्योंकि जैसे जीन्स होंगे उसी हिसाब से आपका, जैसे आपकी हाइट, आपका स्किन कलर, आपकी आंखों का कलर, सब कुछ जेनेटिक ही तो है, जीन से तो डिसाइड कर रहा है।
तो ये एक हो गया प्लांट फैक्टर्स जिसके बारे में एनसीईआरटी ने ज़्यादा चर्चा नहीं किया है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, स्टोमेटा, लीव्स की ओरिएंटेशन कैसी है, लीव्स की एज कैसी है, कितना अमाउंट है क्लोरोफिल का, तो ये सब इंटरनल फैक्टर्स हो गए। चर्चा किया है एक्सटर्नल, लाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर। जब इतने सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करने मतलब एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इतने सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट वो फैक्टर होता है जो सबसे कम है। जो सबसे कम है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वही वो फैक्टर है बेटा जो उस प्रोसेस को लिमिट कर सकता है, रोक कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ये दिया था ब्लैकमैन ने 1905 में। अब लाइट के लिए 3 चीज़ें, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता रेट पर। क्वांटिटी मतलब इंटेंसिटी, एंड क्वालिटी मतलब आपको पता है सिर्फ ब्लू एंड रेड मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है, हर किस्म की लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सिर्फ विजिबल रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये होती है क्वालिटी। 400 से 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ही एब्जॉर्ब होगी। क्वांटिटी से ये है बेटा कि देखो अगर जब लाइट कम होती है तब लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि लाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस नहीं चल सकता। लेकिन जैसे जैसे लाइट बढ़ाते हो बेटा तो देख सकते हो CO2 फिक्सेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ते चली जा रही है। क्यों? क्योंकि लाइट लिमिटिंग है, तो अगर उस फैक्टर को हम जैसे बढ़ाएंगे उसका सीधा असर उस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस पे देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो जैसे जैसे लाइट बढ़ा रहे हो आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि CO2 फिक्सेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लाइट लिमिटिंग है। लेकिन एक समय आया कि आपने कितना भी लाइट बढ़ा लिया, फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हो सकता है बेटा लाइट तो तुमने बढ़ा ली बट कोई और फैक्टर उस समय पर कम हो गया, कोई और फैक्टर उस समय पर लिमिटिंग हो गया। ठीक है, दूसरा बेटा आप देख सकते हो एक समय आता है बेटा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और तुम सोचो तुम बहुत ज्यादा लाइट बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, बहुत ज्यादा लाइट में क्लोरोफिल खराब हो जाता है, फोटो ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो जरूरत से ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, सिर्फ ऑप्टिमम लाइट चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट भी बढ़ा लोगे तो हो सकता है अदर फैक्टर्स बढ़ जाएं, बहुत 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 ज्यादा बढ़ाओगे तो क्लोरोफिल खराब हो जाएगा। ठीक है, लाइट कहते हैं बेटा जनरली रेयरिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि लाइट मिल ही जाता है। हाँ, घना बादल छा गया या ओशन समुंदर के एकदम नीचे वहां पे लाइट अवेलेबल नहीं है, घने जंगल में लाइट अवेलेबल नहीं हो सकता, उन केसेस में लाइट लिमिटिंग बन सकता है। अदरवाइज लाइट लिमिटिंग नहीं है, क्योंकि लाइट 10% चाहिए प्लांट को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो यूज कर लेते हैं, उनको मिल जाती है इतनी लाइट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स ग्राफ बताए थे जो भाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सा पॉइंट क्या क्या दर्शाता है। ये वो पॉइंट है बेटा जब आप लाइट लिमिटिंग नहीं रह गया है, और ये वो पॉइंट है बेटा कि लाइट तो बहुत है बट दूसरे फैक्टर्स हो सकता है लिमिटिंग हो। ये वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, ये वो पॉइंट है जिस लाइट पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई है, और ये वो पॉइंट है बेटा जहां पर लाइट लिमिटिंग है। उसके बाद बेटा CO2 सबसे ज्यादा मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन देखो तो इतना ही है। C4 प्लांट्स को 360 ppm चाहिए, 360 ppm अवेलेबल है, हाँ मैम हो जाएगा इनका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, बट C3 को चाहिए होता है 450, इतनी तो है भी नहीं बेटा। दैट मीन्स करंट कंसंट्रेशन सफिशिएंट नहीं है C3 के लिए। दैट मीन्स करंट कंसंट्रेशन किस प्लांट के लिए लिमिटिंग है? C3 प्लांट्स के लिए। दैट मीन्स अगर करंट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो किसको फायदा होगा? C3 को फायदा होगा, C3 की फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। और ऐसा देखा गया है बेटा कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स में कि अगर इनको CO2 एनरिच एनवायरमेंट में रखते हो तो इनकी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी कहती है देखो अगर भैया लाइट इंटेंसिटी कम है तो दोनों C3 या C4 कोई भी CO2 को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि उस दौरान लाइट लिमिटिंग है। CO2 तुम कितना भी बढ़ा लो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लाइट कंट्रोल कर रहा है प्रोसेस को। हाँ, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हो गया तो C3 भी रिस्पॉन्ड करेगा, C4 भी रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ, थोड़ा डिफरेंट करेगा, क्योंकि C4 प्लांट अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इस स्लाइड पे शो करते हैं और C3 प्लांट्स अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इस स्लाइड पे शो करते हैं। तो डिफरेंस है, रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, बट तभी करेंगे बेटा जब लाइट लिमिटिंग नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद टेम्परेचर और पानी। टेम्परेचर वहां पर ज्यादा इफेक्टिव होगा जहां पर एंजाइम ज्यादा। एंजाइम ज्यादा डार्क रिएक्शन में, तो एनसीईआरटी कहती है डार्क रिएक्शन ज्यादा
सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इसमें एंजाइम ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट रिएक्शन का कोई असर नहीं होगा, लाइट रिएक्शन भी सेंसिटिव होते हैं, बट कंपेयर करो डार्क रिएक्शन से तो इतना ज़्यादा नहीं होता। और टेम्परेचर ऑप्टिमा वो टेम्परेचर है बेटा जितना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़रूरत से कम नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना मिल जाए तो प्लांट बेहतरीन फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और ये डिपेंड करता है बेटा हैबिटेट पर, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है अपने हैबिटेट पर। जैसे ट्रॉपिकल प्लांट्स को ज़्यादा गर्मी झेलने की आदत है तो उनका टेम्परेचर ऑप्टिमा 30-40 डिग्री हो सकता है। टेम्परेट प्लांट्स को इतना गर्मी झेलने की आदत नहीं है तो 25-30 डिग्री टेम्परेचर ऑप्टिमा हो सकता है उनके फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। पानी को कहते हैं एज अ फैक्टर प्लांट पर अपना असर दिखाता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पे देखने को मिलता है, डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे देखने को नहीं मिलता। जैसे पानी कम हुआ तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, स्टोमेटा अगेन एक प्लांट फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है। अगर स्टोमेटा बंद हो गया तो CO2 नहीं आएगा, CO2 नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। तो सीधा असर स्टोमेटा पे दिखा, स्टोमेटा पे मतलब प्लांट पर दिखा है। अब क्योंकि प्लांट पर दिखा तो फोटोसिंथेसिस पर दिखना तो अनिवार्य था। पानी कम हो गया तो लीव्स मुरझा जाएंगी, लीव्स अगेन कैसा फैक्टर है, प्लांट फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर। अब लीव्स में प्रॉब्लम आई तो सरफेस एरिया घट गया, सरफेस एरिया घट गया तो फोटोसिंथेसिस तो घटना ही था। समझ में आया? तो पानी का असर प्लांट पर दिख रहा है, फिर जाकर के कहीं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे दिख रहा है। तो ये कहानी थी बेटा किसकी, आपकी फोटोसिंथेसिस के रिवीजन की। सो दैट वाज ऑल। आपको मिलते हैं अगले रिवीजन लेक्चर के साथ जो रह गए हैं आपके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड डू लेट मी नो। बहुत दिन बाद हम मिले, ठीक है, तो इमोशनल नहीं होना, ठीक है। ये तो बेटा सिलसिला चलता रहेगा, इमोशनल नहीं होना है। आपको पता है आपकी मैम कितना प्यार करते हैं आपको, आपके सारे टीचर्स आपको कितना प्यार करते हैं। जब आपकी लास्ट क्लास थी पंकज सर की, जब आप लोगों ने कॉल करवाया ना, हमें बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल होने के लिए सब नहीं कह रही हूँ, बस इस इमोशंस और प्यार को ले करके आगे बढ़िएगा और हमारी मुलाकात आगे होगी। कब और कैसे आप डिसाइड करोगे। एंड यस, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।